कहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई जज्बा है, कोई जुनून है, कड़ी मेहनत है और लगन है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और यही असंभव को संभव कर दिखाया हमारे पहाड़ की, हमारे मेरुड़ा गांव की एक बिटिया अंकिता ध्यानी ने, जिसने कि बचपन के संघर्षों के चलते अभाव में जीवन को जीते हुए एक पौड़ी जनपद के एक छोटे से गांव मेरुड़ा से और कैसे वो पेरिस ओलंपिक 2024 में उसने भारत का एथलेटिक्स में प्रतिनिधित्व किया। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उसके संघर्षों की कहानी को, उसके जुनून को और उसके जज्बे को। मेरा नाम अंकिता ध्यानी है और मैं एथलेटिक्स 5000 मीटर इवेंट की प्लेयर हूँ और अभी हाल ही में मैं पेरिस ओलंपिक में 5000 मीटर में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मेरे गांव से ही हुई है। मैं जब 1 से 5 तक अपनी प्राइमरी स्कूल में यहीं पर अध्ययन किया तो मुझे वहाँ पर श्रीमती रिद्धि भट्ट का सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे सही निर्देश दिए कि किधर क्या होता है, ये सब चीज़ें सिखाई और इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे कहीं भी जाने के लिए कभी भी मना नहीं किया और मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स और मेरे कोच और मेरे गांव का भी सपोर्ट रहा है। 5 फरवरी 2002 को अंकिता ध्यानी का जन्म पौड़ी जनपद के इसी मेरुड़ा गांव के इसी घर में हुआ है, जहां से कि उसने मेरुड़ा से लेके और पेरिस ओलंपिक 2024 का सफ़र तय किया। उसका जो बचपन है बहुत अभाव में बीता, बहुत गरीबी में बीता। उसके पिता एक कृषक हैं और पहाड़ों की कैसी खेती होती है, कैसी कृषि होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो आय का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं था, बस अपनी दिनचर्या और रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही पूरी हो पा रही थी। उसकी जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है, वो इसी मेरुड़ा गाँव के प्राइमरी स्कूल में हुई। 1 से लेकर और 5 तक उसने यहीं पर पढ़ा है। जब वो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर पढ़ रही थी तो उसके प्राइमरी स्कूल में उसके एक टीचर हैं जिनका कि नाम है श्रीमती रिद्धि भट्ट जी। उन्होंने अंकिता के अंदर एक छुपी प्रतिभा को देखा और उन्हें लगा कि जो इसका रनिंग का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है और अगर इसको सपोर्ट किया जाए तो ये कुछ बहुत अच्छा कर सकती है, काफ़ी आगे जा सकती है और जीवन में कुछ ना कुछ अचीव अवश्य करेगी। तो उन्होंने जो उसकी छुपी प्रतिभा को पहचाना, वहाँ से उन्होंने अंकिता को सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद उसकी इस सफ़र की जो मैं कहूँ जो सारथी हैं वो उसकी टीचर जो कि श्रीमती रिद्धि भट्ट जी ने उसके सारथी होने का जो रोल है वो बखूबी निभाया। अहरनिश घूम लड़की, मचातू धूम लड़की, रचा सृजन अनोखे, बुलंदी चूम लड़की। ये कविता मैं लिखने वाली भी हूँ, हिंदी और गढ़वाली में मेरा साहित्य सृजन होता रहता है। तो एक लाइन भेज दी मैंने उसे जब वो पहला नेशनल जीती थी और उसमें एक लाइन इस तरह से आई है कविता में कि खेल खेल तू खेल खेल, बस दिन गुर्बत के झेल झेल। और ऐसी कविता तो कुछ लंबी थी लेकिन उसको ये लाइन स्टक करी कि मैडम जी गुर्बत का मतलब क्या होता है। मैंने कहा गुर्बत का मतलब होता है गरीबी। तो फिर उसको लाइन ऐसे स्टक हुई कि उसको मतलब वो कविता पूरी आज भी बोलती है। मैडम जब भी कुछ होता है उसके आगे तो बोलती है मैडम ये कविता भेज दो मेरे लिए दोबारा से, और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ नया सृजन कर देती हूँ और उस पर इस बात का असर भी होता है। अंकिता का कहना है कि बचपन में उसके पास जूते नहीं होते थे, कोई ट्रैक नहीं होता था और जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो गाँव को जानते हैं उनको पता भी है कि हमारे उत्तराखंड के गाँव में कितनी सुविधाएं हैं। ना तो कोई सुविधा है, ना ही कोई खेल का मैदान है, ना कोई प्रॉपर ऐसा ट्रैक है कि जहाँ पर बच्चे जो है वो दौड़ सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा थी, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का, तो उसने गाँव की सड़कों पर, जो सड़कें प्रॉपर बनी हुई भी नहीं थी, टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ना शुरू किया। पहले बिना जूतों के, फिर शायद कभी जाकर उसके पास जूते आए। अब जो दौड़ना शुरू किया तो वो दौड़ उसकी आज तक जारी है और यहीं मेरुड़ा गांव की सड़कों से दौड़ते हुए वो आज पेरिस ओलंपिक के ट्रैक में दौड़कर आई है। अगर मुझे सही गाइडलाइंस नहीं मिलती तो शायद मेरा टैलेंट भी यहीं दब कर रह जाता। 6 से 8 तक लैड्स हैंड स्कूल में अपनी पढ़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने मठाली स्कूल में अध्ययन 9 और 10th किया है। वहाँ पर भी मुझे मेरे पीटीआई सर का समर्थन मिला है। उसके बाद मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया, जिसका मुझे पता नहीं था कि हॉस्टल का ट्रायल या ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये मुझे श्रीमती रिद्धि भट्ट मैम ने बताया कि हॉस्टल के ट्रायल हो रहे हैं और हॉस्टल का ट्रायल देने जाओ। वो हॉस्टल उत्तराखंड के एक जनपद में स्थित रुद्रप्रयाग में स्थित अगस्त्यमुनि में है, जहां मैंने महेशी आर्य मैम के अंडर में 2 साल ट्रेनिंग करी। 2017 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया था, गोल्ड।
2017 में ही मैंने वो अगस्त मुनि में ज्वाइन किया था और वहीं पे मेरा पहला मेडल आया था। तो इस बीच मुझे काफ़ी असुविधाएं हुई। जैसे मैं ट्रायल देने गई थी हॉस्टल का, तो इस बीच मुझे यहाँ से गाड़ियों की सुविधा नहीं है और गाड़ी टाइम टू टाइम जाती है और उस टाइम पे तो रोड भी थोड़ा ख़राब थी और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उससे पहले जब मैंने गेम के बारे में जब मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो उस टाइम पे बस मैंने ये सोचा था कि दौड़ना ही तो है, बस दौड़ना ही तो है। तो मैं सड़क में अपने दौड़ने चली जाती थी, अपने भाई लोगों के साथ जो आर्मी की ट्रेनिंग करते थे उनके साथ दौड़ने चली जाती थी। यहाँ के जो लोग हैं वो ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र ज़रूर है। हमारे यहाँ हर घर से एक सैनिक है, हर घर से एक फौजी है। तो जब बच्चे यहाँ पर बचपन से लेकर यहाँ पर एक ही टारगेट होता है अक्सर कि फ़ौज की प्रैक्टिस करनी है, फ़ौज में भर्ती होना है और उसके लिए वे दौड़ लगाना शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, तो उन लड़कों के साथ अंकिता ने बचपन में अपनी दौड़ शुरू की, सड़कों में दौड़ना शुरू किया। वो फ़ौज की ट्रेनिंग करते थे और इसे ओलंपिक में जाना था, तो वहाँ से जो है इन सड़कों पर दौड़ते दौड़ते उसने अपनी प्रैक्टिस की। बस खेल खेल में खेलने के लिए चली गई मैम के कहने पर कि हाँ इधर खेलना है, उधर जाना है, इधर जाना है। इस बीच मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, ज़्यादा मेरी माँ ने सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे कभी बाहर जाने से रोका नहीं। कभी काफ़ी चीज़ें मेरे असुविधाएं हुई, पैसे नहीं थे तो मेरी माँ ने अरेंज करे। अक्सर आपने देखा हो कि जब बेटियों को घर से बाहर भेजना होता है या किसी दूसरी जगह भेजना होता है तो माएँ सबसे ज़्यादा अनसिक्योर महसूस करती हैं बेटी को बाहर भेजने को लेकर। तो उनका एक रहता है कि नहीं, बस जितना यहीं आसपास ही रहो, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंकिता की माँ ने एक एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने अपनी बेटी पर पूरा विश्वास दिखाया, उन्होंने अपनी बेटी पर पूरा विश्वास किया और उसकी सफ़र में उसकी भागीदार बनी, उसकी सहयोगी बनी और पीछे से उनको पूरा सपोर्ट किया कि अंकिता तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। आज मेरी बेटी कितने आगे पहुंच गई जिसका हमें विश्वास भी नहीं था। इतनी छोटी थी, खेल से हमें पता भी नहीं था कि खेल क्या चीज़ होता है। जब सबसे पहले कक्षा 5 में पढ़ती थी, वो अपनी स्कूल कक्षा प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब उसका टैलेंट श्रीमती रिद्धि भट्ट जी ने पहचाना। कक्षा 8 में सबसे फर्स्ट वो नेशनल में रांची गई थी, तब वो 13 साल की थी। 2014 में रांची में वो 5वीं नंबर पे आई नेशनल में, तो थोड़ा उदास सी थी। तब तक जानती भी नहीं थी कि मेडल क्या चीज़ होता है, उसको ये पता भी नहीं था कि मेडल कैसा आता है, पर इसके लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी है ये उसको पता नहीं था। उसके बाद मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो गया था, जिसके थ्रू मैं भोपाल साई में चली गई थी। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था खेलो इंडिया के थ्रू। और 2019 में मैं भोपाल चली गई, तो उसके बाद 19 और 20 और 21 में मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। वहाँ पर प्रतिभा टोपो कोच रही हैं और मेरा फॉरेन कोच भी हुगो, वो केनिया के हैं। उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग करी, जिसके थ्रू मैंने अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का क्वालिफाई किया था 5000 मीटर इवेंट में, जो केनिया में हुई थी 2021 में। तो मैंने वहाँ पर भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हो गया, जो हमारी फेडरेशन लगाती है। वह कैंप बेंगलोर में था। वहाँ पर मुझे मेरे कोच सुरेंद्र भंडारी सर और मेरे फॉरेन के कोच मिले, जिनके अंडर में मैं ट्रेनिंग करती थी। और इस बीच मैंने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था, जिसमें मैंने 5000 मीटर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इस बीच मुझे मेरी फेडरेशन एथलेटिक्स फेडरेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वह हमेशा मुझे सपोर्ट करती आ रही है। मैं जब भी उन्होंने हमें बाहर टूर दिए, हमें यूएसए में कैंप लगवाया, जहाँ के चलते हमने एशियन गेम्स का क्वालिफाई किया और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और एशियन इंडोर चैम्पियन में भी 3000 मीटर इवेंट में मेरा सिल्वर मेडल है। 2009 में जब मैं पहली पोस्टिंग मेरी गांव मेरुड़ा में ही हुई, तो मेरे साथ बच्ची छोटी थी, मेरी 2.5-3 साल की, और मुझे उसके लिए कंपेनियन भी चाहिए था। और अंकिता, उसकी बहनें, 2 बहनें 2 भाई हैं वो लोग। तो मुझे उसकी माँ से पूछना पड़ा। मैंने कहा एक बच्ची मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा मैडम इसको ले जाके क्या करोगे, तो रोती रहती है। वो वहाँ कक्षा 3री में पढ़ती थी इस समय, वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरुड़ा में।
तो मैंने उससे मम्मी से मतलब अपने कंपेनियन के लिए मांगा कि बच्ची के साथ के लिए खेलने के लिए, घर में अकेला मैं इधर उधर हूँ, या स्कूल जा रही तो उसके साथ हाथ पकड़ के चलती थी वो। तो उसकी मम्मी ने, दादी ने बोला ये कुछ काम की नहीं है, ये रोती रहती है, खाने के लिए रोती है, सोने के लिए रोती है। मैंने कहा अब दे दो, देखी जाएगी। लेकिन जब मेरे आई तो मैंने उसकी एक्टिविटीज़ देखी काफ़ी, जैसे दूध लाना है तो मैडम मैं ले आऊँगी, या कहीं भी जाना है मैं लकड़ी के लिए जाऊँ मैं इन बच्चों के साथ, तो खुश होती थी, मतलब ना ऐसे एक्टिव थी। तो वहाँ से उसको पकड़ा मैंने, और फिर जब हम खेल में गए, प्राथमिक से हर वर्ष खेल होते ही हैं जुलाई अगस्त के महीने में, तो वहाँ से जो हमारा संकुल था वो 8 किलोमीटर दूर था। और 8 किलोमीटर दूर मुझे अच्छी तरह वो दिनांक भी याद है कि 12 अगस्त को 2009 को बहुत बारिश लगी हुई थी, और खेल एक्टिविटी पूर्व घोषित थी तो उसने होना ही था। तो इसने बच्ची का हाथ पकड़ा मेरी कि बुल्ली चल, और दोनों के दोनों, ये हम बहुत पीछे रह गए, ये उसको कभी गोदी में उठा रही, कभी पैदल रख रही, और चलते गए। तो वहाँ से पकड़ में आई कि इस पर फुर्ती है, ओवर एक्टिव है ये और ये कर सकती है। और फिर उसके बाद हर साल खेलों में जाने लगे तो ये अपना जौहर दिखाने लगी। और जहाँ तक हमारे हाथ में है कि प्राइमरी के हैं तो फिर तब तक तो हो जाता है, आर्थिक समस्याएं भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगी आर्थिक समस्याएं भी आने लगी, तो उन आर्थिक समस्याओं को भी मैंने पार पाया उसके साथ। और उसकी माँ ने एक विश्वास किया, जब प्राइमरी तक तो केवल जिला लेवल होता है, लेकिन जूनियर और उससे आगे नेशनल लेवल पे जाने लगते हैं बच्चे। तो जब कक्षा 8वीं में थी तो उसका इस समय नेशनल लेवल पे आ गया नाम, झारखंड जाना था इसको। और उसकी मम्मी ने बोला कि मैडम क्या होगा, मैंने कहा भेजनी है भाई लड़की तो। बोला ठीक है, आप बोल रहे हो, जैसा आप कर रहे हो मुझे मंजूर है, पर मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे को 1 नंबर दे देना। मैंने कहा बिल्कुल तुमको 1 नंबर मिलेगा, और तुम इस नंबर पे बात करना है कि बिटिया सुरक्षित है। और हमारे साथ के स्टाफ कई लोगों का सहयोग रहा है नीचे से बिल्डअप करने में। आज तक में कोटद्वार के ही इतने स्थानीय लोग हैं, जोशी एजेंसी कहूँ मैं, कि जब जूते की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी का वो ले लीजिए। या यहीं पे हिलमार्ट है, बोला मैडम जो सामान चाहिए, अभी पिछले साल की बात है कोरोना के समय की, तो उनका जो सामान चाहिए बच्चे को यहाँ से आए और ले जाए। तो बहुत से लोगों ने, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उसको टाइम टू टाइम हेल्प किया। मेरे मायके वालों ने तो किया ही कि जब भी ज़रूरत पड़ी कि भाई मैं नहीं जा पा रही हूँ, उसने कहा मेरे को पुलिस लाइन की दौड़नी है, मैराथन था 7 किलोमीटर का, और उसको कहीं से पता चला तो भैया ने कहा मैं जाऊँगा इसके साथ देहरादून। भैया देहरादून गए। तो इस तरह से मतलब एक अकेला ही नहीं कर पाएगा मेरे को लग रहा है, लेकिन क्या मैं मंजिले जानिब अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और उस कारवां ने उसको पेरिस तक पहुँचाया। तो उसकी लगन और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और उसकी माँ का सहयोग कि आप जो बोल रहे हो सही है। और मुझे भी पता चलता रहा, मार्ग मुझे दिखता रहा कि ये किधर जा सकती है। और बाधाएं भी बहुत आई, इतनी बाधाएं भी आई कि उनका मैं यहाँ पे वर्णन भी करूँ तो कम पड़ जाएगा। कभी आर्थिक आ गई, कभी कोई साथ मिला ही नहीं, सब कुछ जो हमने इंतजाम कर दिया और उसको साथ जाने का नहीं मिला। उसका कहना है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में बहुत टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बेसिक नीड्स जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही इंसानों की पूरी नहीं हो पाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक खिलाड़ी को ग्रास रूट लेवल से ही सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। जब कोई एथलीट एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर चले जाता है तो उसके बाद उसे सपोर्ट मिलता है। उससे पहले अगर उसे सपोर्ट मिले तो वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में जानकारियां ही बहुत कम है, गेम्स के बारे में ही लोगों को पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकली हूँ तो अभी जाके मेरे गांव में पता चला होगा कि ओलंपिक्स भी इतना बड़ा गेम होता है। तो अगर हम पहले से ही बच्चों को शिक्षा देंगे गेम्स क्या होते हैं तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। और बहुत गांव में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी या हर चीज़ में टैलेंट होता है, तो अगर उन टैलेंट को निखारना है तो उनकी फैमिली को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार से भी मैं अपील करूंगी कि ग्रास रूट लेवल से बच्चे को अप करें ताकि वो देश के लिए मेडल ला सके। जब आपको कोई मेडल मिल जाता है, जब आप नेशनल खेल लेते हैं, तब आप सुर्खियों में आते हैं, तब लोग आपको जानते हैं, तो आपके पीछे सुविधाएं भी आ जाती हैं। लेकिन बचपन में जब कोई बीज अंकुरित होकर तैयार होना होता है, उस वक्त अगर वो सुविधाएं मिल जाएं तो शायद हमारे भारत में जो खेलों की दशा और दिशा है वो दोनों ही बदल सकती है। उसने कहा मैडम अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। जब किसी ने बोला कि सरकार नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, उसने कहा जब उस ऊंचाई पे मैं पहुंच जाऊंगी तो सबको देखना पड़ेगा,
और आज वो उस ऊंचाई पे है कि उसको देखना पड़ रहा है। अब सरकार भी मदद कर रही है। अब वो इस समय रेलवे की कर्मचारी भी है, पिछले लगभग 1.5-2 साल से रेलवे में कार्य कर रही है, रेलवे में टीसी के पद पे है। अंकिता फूफू सुमी और हम तो बहुत बड़ी खुशी होनी तो मेरी बुली तो आग नहीं पहुँच गई मैडम कारण से ही। मैडम हमारे बहुत सहयोग दियाई और हम तो जान भी नहीं सा कि एक तलक पहुँचल हमारी बुली, पर हम तो बहुत बड़ी खुशी होनी तो कि और अग्नि अग्नि बढ़ा मैडम सहयोग चढ़ो हम तो आप लोगों को सहयोग चढ़ो से कि हम तो वही थे नहीं अग्नि अग्नि रास्ता बताओ तुम और अग्नि अग्नि बढ़ हुआ हमारा नाम तो और तो ली। मैं ओलंपिक की बात करूँ तो ओलंपिक सिलेक्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका था, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ऐसा माहौल हो गया था कि मुझे लगा अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिफाई मैंने किया ओलंपिक का वो मैंने वर्ल्ड रैंकिंग से क्वालिफाई किया, तो मेरी रैंकिंग 42 से 49 चली गई थी। तो मुझे लगा अब तो सिलेक्शन नहीं होगा और मेरे माइंड में यही था कि अब नहीं होगा सिलेक्शन। तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी कि मैंने इतनी ट्रेनिंग करी और मेरे को वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ा घबरा गई और ये सोचा कि ठीक है अब मैं नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी करूँगी, ये मेरे माइंड में था। लेकिन ओलंपिक के बिल्कुल ठीक करीब आते ही मेरी रैंकिंग 49 से 42 हो गई थी। तो मुझे एकदम ऐसे फील हुआ जैसे एक सपना मेरे को फील हुआ कि ये सपने में मेरे साथ हो रहा है। तो वो जो सपना था मेरे लिए वो इतनी बड़ी खुशी का मौका था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए उस टाइम पे कितनी बड़ी खुशी थी और कितना बड़ा मेरा अचीवमेंट था। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल था उस टाइम पे कि ये सपना कैसे सच हो गया, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। आज इतने आगे पहुंच गई कि खुशी का कोई ठिकाना है। आज जहाँ भी जाओ अंकिता के मम्मी पापा पहचान बन गई, एक बेटी की नाम से हमारे अंकिता के मम्मी पापा हैं, कहीं से पहचान बन गई हमारी। एक बहुत खुशी हो रही, हमें पता भी नहीं था कि ओलंपिक क्या चीज़ होती है। ओलंपिक खाली सुना था, जब उसने बोला मम्मी मेरा सिलेक्शन ओलंपिक में होगा, मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेडल तो पड़ा या नहीं पड़ा, हमें वहाँ जाना भी इतनी बड़ी खुशी की बात है जहाँ तक मेरी बेटी आज पहुँच गई। जैसे ओलंपिक गई और वहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की कि इंडियंस एथलीट में और फॉरेन एथलीट में कितना डिफरेंट है और कितना इनका माहौल अलग है और कितना हमारा इंडिया का एथलीटों का माहौल अलग है। तो बहुत चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी। मैं ट्रैक पे जब गई रनिंग करी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट तो दूंगी ही, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाना अभी इंडिया काफ़ी पीछे है और 2028 में मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मैं उसके करीब जाऊँगी। तो मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूँगी। और मैं और एथलीटों को, फॉरेन कंट्री के एथलीटों को देख रही थी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को देख रही थी कि इनका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये किस तरीके से अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं और कैसा इनका रहन सहन है, कैसा ये अपने इवेंट में प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं, कैसे ये कितना इनका माइंड रिलैक्स है। क्योंकि इंडियंस एथलीट का माइंड बहुत, मुझे ऐसा लगता है इंडियन एथलीट का माइंड थोड़ा वीक होता है और वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं नर्वस हो गई थी काफ़ी। तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं आगे बहुत अच्छा करूँगी। मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में मैं अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करूँगी। हमें तो बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी आई, तो भव्य स्वागत कोटद्वार में भी हुआ और हमने गांव वालों ने भी भव्य स्वागत उसका यहाँ भी किया, अपने गांव में आके उसका स्वागत किया। गांव वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस दिन वो आ भी नहीं रही थी, अभी बेंगलोर हम उसको लेने गए, जिनकी मैडम सबको लेने आते लोग, मुझे लेने कोई नहीं आता, तो हम दिल्ली गए उसे लेने और उसको कहा घर चल रही, उसने कहा नहीं मेरा अब मैं 2026 नवंबर में आऊँगी और उससे पहले एक बार जब मेरे भाई की कसम परेड होगी, वो जो अग्निवीर है उससे छोटा भाई, तो तभी आऊँगी मैडम, मैं नहीं आ रही, नहीं तो मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगी। लेकिन फिर यहाँ CM साहब ने उसे बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने, तो उसको आना पड़ा
और इस बीच 1 हफ्ते का समय था, उसने कहा मैं घर में भी दे देती हूँ, क्योंकि एक दिन 21 को बुलाया, फिर अब 29 को दोबारा बुला रखा है। तो इस बीच उसको आने का मौका मिल गया है और उसकी नज़र मतलब अपने आप में वो सक्षम है, उसने जो अपने से कमिटमेंट किया है उसको पूरा कर देती है। और इसमें बीच में राय भी ज़रूर लेती है कि मैडम जी ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, या ये बात आ रही है, ऐसी समस्या आ रही है, तो मैं कुछ, उसको ये लगता है कि मैडम कर देंगी और हो भी जाता है वो। तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं 2028 के लिए, कि वो बिना प्रेशर की बोर्न किए हुए अपने आप आगे बढ़ते रहे और बढ़ेगी वो, मुझे भी यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बस आगे बढ़ती जाना, आप तेरे साथ सबका आशीर्वाद है। और सबसे पहले अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उसकी दादी उसको हमेशा बोलती थी, बेटी तू कभी पीछे मत होना, आगे बढ़ते जाना। जो अभी युवा यंग खिलाड़ी है, जैसे उनमें से मैं भी एक यंग खिलाड़ी हूँ, और जो गेम्स करना चाहते हैं अपने करियर में, उनको इंटरेस्ट है कि वो गेम करे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम अपनी लगन में जुटे रहो। अगर तुम्हारे पास शूज़ नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप फटे शूज़ में भी ट्रेनिंग कर सकते हो। और अपनी जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा न सोच के, जैसे कि हमारे पास जूता नहीं है तो हम क्यों रनिंग करेंगे, कैसे रनिंग करेंगे, ये सब चीज़ों को न सोच के वो उसी में ट्रेनिंग करे। और बहुत ज़्यादा ये ना सोचे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे करेंगे। करने वाला करता है। और यहाँ तो हमारे गांव में तो रोड भी है, कई जगह गांव में रोड भी नहीं है, तो काफ़ी टैलेंटेड युवा हैं, अभी काफ़ी टैलेंटेड युवा हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करे कि हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है। अगर नहीं है तब भी वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, अगर आप अपने उस लगन से ट्रेनिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ भी आपको हासिल हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ हासिल हो जाता है। अगर शुरू करेंगे तो शुरू करते ही वह चीज़ अचीव होती रहेगी। तो ये ना सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे गढ़वाल की, हमारे उत्तराखंड की और हमारे पहाड़ की एक प्यारी सी बिटिया अंकिता ध्यानी, जो इसी गांव की पगडंडियों से होते हुए आज पेरिस ओलंपिक्स तक पहुंची हैं और एक प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे उत्तराखंड के विशेषकर उन बच्चों के लिए जो गांव में हैं और अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। उनको सीखना चाहिए अंकिता ध्यानी से कि कैसे अपने जुनून को, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अंकिता ने 5000 मीटर एथलेटिक्स में, रनिंग में इस बार जो है वो उनकी 20th रैंक रही है। और आने वाले 2028 जो ओलंपिक्स हैं उसके लिए अंकिता ध्यानी अभी से बहुत तैयारी पे अब जुट जाएंगी। उनका कहना है कि अब वो अभी आज अपने गांव में हैं और अब 1-2 दिन के बाद जो है वो वापस बेंगलोर जा रही हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में, और वहाँ पर अब आने वाले ओलंपिक्स के लिए, आने वाले अपनी जो और उनकी गेम्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगी। तो मेरी अपने उत्तराखंड की तरफ से, अपने भारत की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से अंकिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो 2028 ओलंपिक्स में अपने देश का परचम लहरा कर आएँ, गोल्ड के साथ आएँ और हम वापस उनके साथ ऐसे ही मिले उन्हें और खूब बधाई दें उनको। तो आप थी अंकिता ध्यानी और एक प्रेरणा है हमारे सारे बच्चों के लिए। बहुत अच्छा लगा अंकिता आपसे मिलकर और हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आगे जो आपका जो सफ़र है वो जारी रहे और इसी तरह से एक के बाद एक जो है वो अचीवमेंट आपको मिलते रहें। ये तो थी अंकिता ध्यानी की कहानी, क्योंकि उसको एक बचपन में ऐसी शिक्षक मिली जिन्होंने उसको गाइड किया, जिन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना। मेरी आप सबसे इस कहानी के माध्यम से एक गुजारिश है कि अगर आपके आसपास, आपके निकट कोई ऐसा युवा है, कोई ऐसा बच्चा है, कोई प्रतिभावान है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रतिभा के नज़र आती है, आपको लगता है कि इसके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है जिसको कि अगर आप सपोर्ट करें और उसकी प्रतिभा निखर कर आ जाए तो हो सकता है कोई एक दिन अंकिता ध्यानी बन जाए। तो आप अवश्य उस बच्चे की मदद कीजिए, अवश्य उस युवा के, उस टैलेंट की मदद कीजिए। यथासंभव जो भी हो सके आपको भी अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उत्तराखंड के गांव से, उत्तराखंड के सुदूर इलाकों से कोई अगर टैलेंटेड है, कोई किसी की कोई मेहनत है, कोई प्रतिभा है जिसको कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए और जिसकी कहानी सबके सामने आ सके, जिसकी कहानी हमें प्रेरणा दे सके, हमें प्रेरित कर सके,
तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको अपने चैनल में एक प्लेटफॉर्म देकर उसकी कहानी को दिखाते हैं, ताकि हमारे दर्शक और बहुत सारे लोग उनसे प्रेरित हो सके। आपके आसपास भी यदि कोई ऐसी कहानी है, आपको लगता है कि उसकी कहानी एक मिसाल बन सकती है, एक प्रेरणा बन सकती है, तो आप हमें अवश्य अवगत करवाइएगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस तरह की कहानियों के लिए, इस तरह के वीडियोस के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।